गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 6 अगस्त और आज के इस सेशन में 6 अगस्त से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। खंडवा में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र। आतंकवाद पर सुरक्षा परिषद की मेजबानी करेगा भारत। 29 अक्टूबर को होगी बैठक, 15 देश होंगे शामिल। डीआरडीओ ने किया स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। असम सरकार ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शुरू किया मिशन भूमिपुत्र। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को यूनेस्को ने लुप्तप्राय विश्व विरासत की सूची में किया शामिल। अब आसानी से होगा भुगतान। पेमेंट गेटवे को नए कर मंच पर सूचीबद्ध कराने वाला पहला बैंक बना फेडरल बैंक। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने भारत के लिए जीता गोल्ड। दक्षिण कोरिया ने पहली बार लॉन्च किया चंद्रमा के लिए मिशन। लार्सन एंड टुब्रो ने बड़ौदा में सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी समृद्ध सेवा पार्क की स्थापना के लिए गुजरात सरकार के साथ किया समझौता। रंजीत रथ ने ऑयल इंडिया के चेयरमैन का संभाला पदभार। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। कितने भारतीय स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो 10। अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है भारत में? 64 हो गई है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी के प्रमुख के रूप में शपथ ले ली है सुरेश एन पटेल ने। और शपथ किसने दिलाई है? तो द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिलाई गई है। वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी गई है लोकसभा के द्वारा। यानी कि जो वन्य जीवन संशोधन विधेयक 2021 है, ये लोकसभा में पारित हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में निर्देशक पद पर नियुक्त किया गया है श्वेता सिंह को। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर बनाया जाएगा सऊदी अरब में। आगस्तानो कुआमे को भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है औरंगाबाद। भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा सौम्य मालवीय को। खबरों में रहा MiG-21, ये क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ये एक विमान है। प्रोटीन के आकार और संरचनाओं की अत्यधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए अल्फाफोर्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने विकसित किया है? डीप माइंड टेक्नोलॉजी द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो फ्रेंड, जो विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है ना, इसे बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के खंडवा में। आइए मैप में देख लेते हैं खंडवा की लोकेशन कि खंडवा कहाँ पर है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे, ये है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में खंडवा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर किस नदी पर बनाया जा रहा है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे नर्मदा नदी पर इसे बनाया जा रहा है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। एक निकलती है नर्मदा, जोहिला और सोन नदी। ये तीनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान है, जबकि राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहते हैं और नदियों का मायका भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। आगे डिस्कस करेंगे इसी सौर संयंत्र के बारे में। तो मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने
और बिजली की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से खंडवा में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है, जो 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र होगा। फ्लोटिंग सोलर प्लांट के पहले चरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने MOU पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना के रामागुंडम में परिचालित है, जिसका संचालन NTPC द्वारा किया जा रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए खबरों में रहा रामागुंडम कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे तेलंगाना में है। अब आप लोग मुझे बताइए कि NTPC की स्थापना कब की गई थी। आगे डिस्कस करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन, यानी कि खबरों में रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा, तो ये चाइना के द्वारा रखा गया था। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की, मध्य प्रदेश राज्य में। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली गांव देश की पहली शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाली पंचायत बन गई है, तो ये कहां पर है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। आप सभी को ज्ञात होगा कि पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को कहां से संबोधित किया गया था, तो जम्मू कश्मीर से किया गया था। आगे डिस्कस करेंगे टाटा पावर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की थी, तो ये केरल में की गई थी बैक वाटर पर। भारत का पहला सोलर पावर ट्री ये कहाँ लगाया गया है फ्रेंड्स, तो इसे लगाया गया है पश्चिम बंगाल में। उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना को मंजूरी किसने दी है, तो ये डेनमार्क द्वारा दी गई है। और फ्रेंड्स ये जो द्वीप बनाया जा रहा है ना, ये उत्तरी सागर में बनाया जा रहा है डेनमार्क के द्वारा। आगे डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो सचिवालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर करने वाले 102वें सदस्य कौन बने हैं, तो एंटीगुआ और बारबूडा बना है, जबकि 101वां सदस्य है अमेरिका। ISA भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान इसकी पहल की गई थी, यानी कि शुरू की गई थी। कब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत, तो याद रखेंगे 30 नवंबर 2015 भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा इसकी पहल की गई थी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है। तो फ्रेंड्स, इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO की स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो G सतीश रेड्डी है। तो इतनी जानकारी आप सभी को DRDO के बारे में याद रखनी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। डिस्कस कर लेते हैं इस मिसाइल के बारे में। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। यह मुख्य रूप से भारी बख्तरबंद सैन्य वाहनों को मार गिराने और नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। और फ्रेंड्स, साथ ही आपको बता दें कि यह फायर एंड फोरगेट मिसाइल है, यानी कि जहां संचालक फायरिंग के तुरंत बाद पीछे हट सकता है, क्योंकि इसके बाद मार्गदर्शन की इसको आवश्यकता नहीं होती है। किस मिसाइल को, इसी मिसाइल को। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य मिसाइलों के बारे में जिनका परीक्षण भी DRDO द्वारा किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेलिना क्या है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे ये टैंक रोधी मिसाइल है और इस मिसाइल प्रणाली का प्रक्षेपण दिन और रात किसी भी समय किया जा सकता है। पिक में आप सभी हेलिना को देख सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नाग के बारे में।
पिक में आप सभी नाग मिसाइल को देख सकते हैं। तो यह तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित एक एंटी टैंक मिसाइल है, जिसे दुश्मन के टैंकों पर हमला करने हेतु विकसित किया गया है। फ्रेंड्स याद रखेंगे इसके बारे में, दागो और भूल जाओ ऐसी कौन सी मिसाइल है, तो नाग मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे शांत के बारे में। यह एक स्मार्ट स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, जिसे वायुसेना के टैंक रोधी अभियान हेतु Mi-35 हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने के लिए विकसित किया जा रहा है, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे MPATGM के बारे में। यह मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसमें पैदल सेना के उपयोग के लिए फायर एंड फोरगेट और शीर्ष हमले की क्षमता के साथ इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है। फ्रेंड्स ये जो मैं आपको मिसाइलें बता रही हूँ, ये हाल ही में सुर्खियों में रही हुई हैं, इसलिए आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, अर्जुन मैन बैटल टैंक MK फर्स्ट है। अर्जुन मैन बैटल टैंक एक लेजर निर्देशित सटीक निर्देशिक युद्धक सामग्री है, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। DRDO के बारे में हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। DRDO की फुल फॉर्म याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स बिहार की एक वेधशाला है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस वेधशाला के बारे में। तो LS कॉलेज यानी कि जो LS कॉलेज है, जो कि मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार में है, और यहाँ पर खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं के में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स इसे 1916 में एक कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस होने के बाद विकसित किया गया था, और कई दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया था, जब कुछ खगोलीय उपकरण इससे गायब हो गए थे। आप सभी को याद रखना है खगोलीय वेधशाला कहाँ पर है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो याद रखेंगे बिहार में है। आगे डिस्कस कर लेते हैं यूनेस्को से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को की जो स्थापना की गई थी वो 1945 में हुई थी। अब आप लोग बताइए कि पेरिस किस नदी के किनारे है? यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक है ऑद्रे अजोले। विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत के कुल कितनी प्राकृतिक धरोहरें हैं? तो 7 हैं। और अगर आपसे सांस्कृतिक पूछ लिया जाए तो 32 है। और भारत की मिश्रित धरोहरें कितनी है? तो एक ही है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में। कहाँ पर मिलेगा फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूनेस्को में शामिल भारत की अमूर्त धरोहर कौन सी है? तो दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा कहाँ की दुर्गा पूजा? पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को अमूर्त धरोहर के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया है। चलिए अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि धौलावीरा और लोथल, जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये कहाँ पर हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आयकर विभाग ने टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म जो है ना फ्रेंड्स, ये एक एप्लीकेशन है, और इस पर सूचीबद्ध करने वाला पहला जो बैंक बन गया है वो बन गया है फेडरल बैंक। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो पेमेंट गेटवे करदाताओं को क्रेडिट, डेबिट, UPI, नेफ्ट, RTGS और इंटरनेट बैंकिंग जैसे तरीकों का उपयोग करके अपना भुगतान करने में सक्षम बनाता है। पेमेंट गेटवे एक एप्लीकेशन है जिसमें ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया आसान हो सकती है। तो ये सब के बारे में आप सभी जानते होंगे, क्योंकि यूजुअली सभी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करने वाला है? फ्रेंड्स तो आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक की जो अध्यक्षता की जाएगी वो की जाएगी इंडिया के द्वारा। ठीक है,
अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हाल ही में बैठक संपन्न हुई है। जैसे कि G7 की जो हाल ही में बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? जर्मनी में। क्वाड की बैठक कहाँ पर होने वाली है? अगली बैठक जो 2023 में होगी वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। और चीन के बारे में याद रख सकते हैं कि ब्रिक्स की बैठक हाल ही में कहाँ हुई थी? तो चाइना में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल इस दिसंबर में समाप्त होने वाला है। दिसंबर में देश संयुक्त राष्ट्र की इस शक्तिशाली निकाय की भी अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता कब की जाएगी, यानी कि बैठक जो होने वाली है वो कब होने वाली है? 29 अक्टूबर को होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा और आतंकवाद के खिलाफ अक्टूबर में अमेरिका, चीन, रूस सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की एक बैठक की मेजबानी करेगा। यानी कि पॉइंट आपको याद रखना है, बैठक की मेजबानी कौन करने वाला है? तो इंडिया करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लार्सन एंड टुब्रो ने आईटी और आईटीईएस प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है गुजरात के साथ। किसके साथ किया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, गुजरात के साथ किया गया है। और गुजरात में लार्सन एंड टुब्रो द्वारा गुजरात के बड़ौदा में सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी समृद्ध सेवा पार्क की स्थापना की जाएगी। आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात बना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं लार्सन एंड टुब्रो के बारे में। तो हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ किसने समझौता किया था? लार्सन एंड टुब्रो ने। लार्सन एंड टुब्रो के हाल ही में एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो एसएन सुब्रमण्यम बने हैं। लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड की स्थापना 23 दिसंबर 1996 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और सीईओ हैं संजय जालौन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, जो अपना पहला चंद्रमा के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है ना, वो किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। ये मिशन किससे लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने? तो फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप सभी को ज्ञात होगा स्पेस एक्स किसकी कंपनी है फ्रेंड्स? तो आप सभी को पता है कि ये एलन मस्क की कंपनी है और इसी का रॉकेट है फाल्कन 9। ठीक है, चाइना के बारे में याद रखेंगे कि चंद्रमा का एक नया मानचित्र किसके द्वारा हाल ही में जारी किया गया था? चंद्रमा का जो नया मानचित्र जारी किया गया था ना, वो चीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो दक्षिण कोरियाई चंद्र ऑर्बिटर भविष्य के लैंडिंग सपोर्ट का निरीक्षण करेगा। फाल्कन 9 से इसे लॉन्च किया गया है और यदि यह मिशन सफल होता है तो चीन, भारत, अमेरिका के अंतरिक्ष यान के साथ शामिल हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरियाई चंद्र मिशन का जो नाम रखा गया है वो दानुरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि हाल ही में सुर्खियों में रहे थे। गगनयान भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है जिसे लॉन्च किया जाएगा 2023 में। याद रखेंगे, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, जिसे 2023 में इसरो लॉन्च करने वाला है। समुद्रयान कब लॉन्च होगा? तो ये भी 2023 में होगा। भारत द्वारा शुक्रयान कब लॉन्च होगा? तो 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। दाविंची मिशन किससे संबंधित है? तो ये नासा का मिशन है और शुक्र ग्रह से ये रिलेटेड है और नासा इसे लॉन्च करेगा 2029 में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मिशन भूमिपुत्र का अनावरण किसने किया है? तो फ्रेंड, जो मिशन भूमिपुत्र है ना, इसका अनावरण किया गया है असम सरकार द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस मिशन के बारे में। तो असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने मिशन भूमिपुत्र का अनावरण किया है। इस मिशन के तहत छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र सरल और डिजिटल तरीके से जारी किए जाएंगे। इसे जनजातीय कार्य विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। मिशन भूमिपुत्र जनता को आसान सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के सरकार के मिशन को जारी रखेगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन।
किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? केरल सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भवन वन्यजीव अभयारण्य के लिए निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड, जो बराक भवन वन्यजीव अभयारण्य है ना, ये बनाया जा रहा है असम राज्य में। ठीक है, कहाँ बनाया जा रहा है? तो बराक घाटी में इसे बनाया जा रहा है। अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में लगता है। नामसाई घोषणा, ये हाल ही में खबरों में रहा था और फ्रेंड्स आप सभी को ज्ञात होगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था। तो नामसाई जो घोषणा है ना, ये सीमा विवाद से रिलेटेड है। सीमा विवाद किन दो राज्यों के बीच? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद को लेकर ये नामसाई घोषणा रिलेटेड है। और ये कहाँ पर हुई थी? तो नामसाई स्थान पर हुई थी, इसलिए इसका नाम नामसाई घोषणा रख दिया गया। किससे रिलेटेड है? सीमा विवाद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो रंजीत रथ बन गए हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और इन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया है। दो अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, सुर्खियों में थे। सुमन के बेरी, ये कौन बने हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। NJ ओझा, ये कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो ये मनरेगा जो स्कीम है ना, मनरेगा स्कीम के लोकपाल बने हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1959 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राष्ट्रमंडल खेलों में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीत लिया है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा लिफ्टिंग में भारत के लिए ये पहला स्वर्ण पदक है। और इन्हीं के साथ लॉन्ग जंप में मुरली श्री शंकर ने इतिहास रचते हुए 8.08 मीटर की छलांग लगाई और भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। अन्य पदकों के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भारत 6 स्वर्ण पदक अभी तक जीत चुका है। पहला मीराबाई चानू और जर्मनी अंचिता सेओली, महिला लॉन्ग बॉल टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। टेबल टेनिस पुरुष टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है और सुधीर ने। इन सब के बारे में याद रखेंगे, इनका संबंध किन किन खेलों से है ये भी आप सभी को याद रखना है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए महत्वपूर्ण रचना थी? नर्तकी की मूर्ति। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? अमेरिका। सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है? तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को आपस में जोड़ती है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। पाला आर्द्र भूमि जिसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है किस राज्य में है? मिजोरम में। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO बन गए हैं नकुल जैन। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर है? तो नेपाल और भारत की सीमा पर है। उकाई सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायो जोआओ उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, इन सब का आंसर आप सभी को देना है कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।